हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 7 मार्च 2024 बोर्ड एग्जाम में समाज शास्त्र का पेपर देने वाले हैं, तो समाज शास्त्र का एक वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। जो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे जो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं जो आपका 7 मार्च को क्या है, धमाल मचा देगा। 100 में से 100 नंबर आपको दिलाकर जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं समाज शास्त्र में, यहाँ पर देख सकते हैं अनुक्रमांक आपका यहाँ पर रहेगा। नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। मुद्रित पृष्ठ संख्या 8 पेज का है। 871 आपका ये कोड है। 543 केपी आपका क्या पेपर कोड है, 543 केपी। समाज शास्त्र है क्योंकि ये भैया सोशियोलॉजी समाज शास्त्र कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए 7 मार्च को आपका पेपर होने वाला है सोशियोलॉजी का। तो सारा जो क्वेश्चन है ऐसे ही आएगा जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। समय वही होगा, समय 3 घंटा 15 मिनट सभी के लिए निर्धारित है। नोट में यहाँ पर आप क्या है, वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ें क्या है आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा ज़रूर। 15 मिनट जो आपका पेपर के लिए निर्धारित है बहुत ही ज़्यादा निर्धारित है, क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़िएगा पूरे, तभी आप समझ में पाएंगे। इंपॉर्टेंट तो है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह लीजिए या इंपॉर्टेंट। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कौन सा प्रश्न कितने शब्दों में दिया हुआ इसका आप समझ सकते हैं। फिर अब यहाँ पर हम बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके समाज शास्त्र में पूछे जाते हैं। एक एक नंबर का होता है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न पूछा गया है बहुविकल्पीय का, क्या पूछा गया है, सारे पेपर को हम आपके साथ में हेल्प करेंगे। क्या है, सारे पेपर को आपके साथ में आपका हम हेल्प करेंगे और हल करेंगे, सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया क्या है, कौन सा देश औद्योगिकीकरण से गुजरने वाला क्या है पहला देश था। कौन सा देश है जो क्या है औद्योगिकीकरण से गुजरने वाला पहला देश था। ए आपका ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी फ्रांस या डी यूएसए। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जो कि ब्रिटेन क्या है औद्योगिकीकरण से गुजरने वाला पहला देश था। उसके बाद में देखिए दूसरा, इंदु प्रकाश किसकी रचना है, विष्णु शास्त्री की, वीरेशालिंगम की, ज्योतिबा फूले की या अंबेडकर की। एक एक नंबर का प्रश्न है और आप देख सकते हैं पेपर यहाँ पर देख सकते हैं शुरुआत में किससे स्टार्ट हुआ है, बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट हुआ है। तो पेपर क्या है, एग्जामिनर जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर भी सेम ऐसे ही पेपर रहेगा और शुरुआत भी बहुविकल्पीय प्रश्न से होगा। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर ध्यान दीजिए और उसको तैयार कीजिए। समझ में आ गया। तो दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विष्णु शास्त्री की हो जाएगा। यहाँ पर जो क्या इंदु प्रकाश रचना है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा किसी भी क्या क्वेश्चंस का विकल्प गलत लग रहा है तो उसको हमें ज़रूर बताइएगा। एक बार रिसर्च आप पूर्ण रूप से कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, मैं एक बार पूरा दिखा दूँ आपको। ये देखिए तीसरा प्रश्न आपका पूछा क्या गया कि पंचायती राज का कौन सा स्तर विद्यमान है। पंचायती जो राज इसका कौन सा स्तर क्या है विद्यमान है। एक नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए 4 आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये देखिए 4 आपके ऑप्शंस, ए आपका एक स्तरीय, बी द्विस्तरीय, सी त्रिस्तरीय या डी चतुस्तरीय। तो तीसरे का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर प्रश्न का। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, बंधुआ मजदूरी जो आपका क्या है बंधुआ जो मजदूरी है को किस राज्य में हलपति कहा जाता है, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो चौथे का आपका डी हो जाएगा, गुजरात में क्या है इसको जो बंधुआ होता है इसको हलपति कहा जाता है। एक नंबर का प्रश्न है, तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में उदारीकरण किस दशक में अपनाया गया। जो उदारीकरण है किस दशक में अपनाया गया, एक नंबर का प्रश्न है। सारे पेपर को आप हल कर लीजिए। इसमें बताए गए जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपका 7 मार्च के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तैयार कर लेंगे तो आपका 100 नंबर का पूर्णांक कंप्लीट होगा और आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। तो भारत में जो उदारीकरण क्या है किस दशक में अपनाया गया था, वो आपका क्या है 1990 के दशक में अपनाया गया था। बी राइट आंसर है। 6 नंबर देखिए, कौन सी नगरीय समुदाय की क्या है प्रमुख विशेषता है, उद्योग एवं व्यापार, कृषि, अशिक्षा या कम जनसंख्या। तो 6 का आपका ए हो जाएगा, उद्योग एवं व्यापार हो जाएगा, जो कि नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता। यानी भैया शहर में जो लोग होते हैं वो उद्योग ही करेंगे, व्यापार करेंगे। 7वां देखिए, कृषि तो करने नहीं आएंगे जो शहर के लोग हैं, कि कृषि जो करेगा वो ग्रामीण इलाके के लोग ही करते हैं।
समझ में आ गया। शहर में भी करते हैं लेकिन कुछ लिमिटेड है, जैसा कि क्वेश्चन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। 7वां है, पूछा गया कि लोकप्रिय चैनल विविध भारती को आकाशवाणी में कब शामिल किया गया। जो विविध भारती है इसको आकाशवाणी में कब शामिल किया गया था, तो वो आपका 1957 हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी राइट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था। जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग इसका अध्यक्ष कौन था, 1 नंबर का प्रश्न है प्यारे विद्यार्थी। ए आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी बीपी मंडल, सी आपका MK गांधी या डी काका कालेलकर। तो 8वें का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बीपी मंडल हो जाएगा, जो कि 8वें का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 9 नंबर प्रश्न की सोशियोलॉजिस्ट शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई। तो 4 ऑप्शन से, ए आपका लैटिन ग्रीक, बी ग्रीक फ्रेंच, सी जर्मन फ्रेंच या डी जर्मन लैटिन। तो ए का आपका जो है आपका 9 नंबर प्रश्न है, 9 का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लैटिन ग्रीक हो जाएगा, जो कि सोशियोलॉजिस्ट शब्द की उत्पत्ति लैटिन ग्रीक भाषाओं से क्या है हुई है। समझ में आ गया। 1 नंबर का प्रश्न ने बता दिया। 10 नंबर प्रश्न देखिए, जनसंख्या के संबंध में वैज्ञानिक एवं क्रांतिकारी विचार प्रकट व करने वालों में विशेष रूप से निम्नलिखित में किसका नाम क्या है प्रसिद्ध है। ए आपका कन्फ्यूशियस में, या यहाँ पर देखिए कन्फ्यूशियस का, या स्पेंसर का, माल्थस का, एडम स्मिथ का। तो 10 नंबर जो प्रश्न है 10 का आपका सी हो जाएगा, माल्थस हो जाएंगे। एडम स्मिथ किसके जनक है, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो भैया अर्थशास्त्र के भी हमारी काफ़ी विद्यार्थी होंगे इस चैनल पर, तो उनको पता होगा। 1 नंबर का प्रश्न, 10 प्रश्न हमने बता दिया है जो कि सोशियोलॉजी में पूछा जाता है। पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो तैयार कर लीजिएगा। और इस वीडियो में बताए गए प्यारे विद्यार्थी जितने भी क्वेश्चन हैं इसको आप तैयार कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा आप स्कोर करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया जिसको हम क्या कहते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, समाज को परिभाषित कीजिए। शुरुआत में ही हमने आपको बताया था, आपने हमारे बात को क्या है ध्यान से सुना होगा, तो हमने बताया था कि पेपर का सॉल्यूशन यानी हल करके बताएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जो आपका 11 नंबर प्रश्न पूछा गया कि समाज को परिभाषित कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर देखिए समाज को परिभाषित करने का आंसर देखिए, मेकाइवर पेज के अनुसार सबसे पहले हम समाज को परिभाषित करेंगे। देखिए समाज क्या है, चलनो व क्या है, समाज चलनो, यहाँ पर क्या चलने या उस तरह से होगा। देखिए चलनो व प्रणालियों, सत्ता व पारस्परिक सहयोग, यहाँ पर देखिए चलने आ गया, कुछ मिस्टेक हमें लग रहा है, चलनो यहाँ पर सही है। इसका देखिए आप बुक में देखिएगा जरूर, किसमें, क्वेश्चन बैंक में सही है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि इसको क्या है हमने एक बच्चे से लिखाया है तो ये कुछ गड़बड़ी हो सकता है, तो इसको आप जरूर बताइएगा। समाज चलनों व प्रणालियों, सत्ता व पारस्परिक सहयोग, अनेक समूहों व भागों की तथा व्यवहार के नियंत्रणों व स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। समाज शास्त्र यानी समाज का परिभाषा मेकाइवर पेज के अनुसार ये है। कई सारे जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो अपना अपना मत देंगे कि भैया समाज ये है, समाज के बारे में इसका परिभाषा ये है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न, नातेदारी की प्रमुख प्रकार लिखे, यानी जो नातेदारी है इसके प्रमुख प्रकार के बारे में बताइए। कई प्रकार के होते हैं लेकिन यहाँ पर मुख्यतः 2 प्रकार हैं जो कि हमने बताया हुआ है। ये देखिए नातेदारी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका वैवाहिक नेता, क्या है, वैवाहिक नातेदारी, वैवाहिक नातेदारी। यहाँ पर देखिए विवाह के बंधन पर आधारित संबंधों को वैवाहिक नातेदारी कहते हैं। जो विवाह के संबंध क्या है, बंधन में आधारित संबंधों को क्या है, वैवाहिक नातेदारी कहते हैं। जैसा कि बहनोई, जीजा, साढ़ू, देवरानी, जेठानी आदि। ये विवाह की, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि भैया विवाह के जो बंधन में बंध गया है, बहनोई, जीजा, साढ़ू, देवरानी, जेठानी आदि, ये सब वैवाहिक नातेदारी के अंतर आते हैं। दूसरा क्या भैया, समर रक्तीय नातेदारी। समर रक्तीय नातेदारी क्या है, इसको देखिए, रक्त संबंधों को व्यक्त करने के लिए समर रक्तता, क्या है, समर रक्तता का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए वे संबंध जो रक्त पर आधारित है, जैसे भाई बहन, चाचा ताऊ, भतीजा आदि। ये भैया जो शादी वाला होता है जिसके घर हम जाते हैं, जैसे कि एक लड़की है, लड़की भैया जा रही है वैवाहिक, यानी शादी हो गई, वो अपने घर पर जाती है, तो उसके क्या बहनोई, जीजा, साढ़ू, देवरानी, जेठानी ये सारे मिलेंगे। लेकिन जो क्या है खून से जुड़े, जैसा कि हमारे घर में फैमिली, हमारी बहन है या हम हैं, तो उस क्या है यहाँ पर देखिए हमारे भाई बहन भी हैं, चाचा ताऊ भी हैं, भतीजा भी हैं आदि, ये सब आते हैं। समझ में आ गया। तो ये नातेदारी के 2 प्रकार हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। समझ में आ गया। सारे क्वेश्चंस को आप समझिए और इसका आंसर आपको क्या है क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, आप जाकर आराम से ढूंढ कर लिखिएगा।
13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, कार्ल मार्क्स आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक थे, समझाइए। 3-3 नंबर का आपका क्या है, समाजशास्त्र में प्रश्न होता है, ये 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 नंबर आपका मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो क्या है, कार्ल मार्क्स आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक थे, समझाइए, हमें इसके बारे में बताइए। तो ये देखिए आंसर देखिए, यहाँ पर हमने 3 लिखा है क्योंकि इस तरह से, क्योंकि आपका जो अर्थ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो आपका ऐसे ही पूछा जाएगा। मार्क्स ने पूंजीवाद को, जो मार्क्स है, मार्क्स ने पूंजीवाद को पढ़े, क्या है यहाँ पर पढ़े, उत्पादन या बाजार के लिए उत्पादन करने की क्या है व्यवस्था, जो उत्पादन करने की क्या है व्यवस्था के यहाँ पर देखिए व्यवस्था के में, इसमें क्या है व्यवस्था के समझा व्यवस्था में, यहाँ पर देखिए के हटा दीजिए, व्यवस्था में क्या समझा जो कि श्रमिक की मजदूरी पर आधारित है। मार्क्स के अनुसार सभी आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं, हर उत्पादन विधि विशेष क्या है उत्पादन संबंधों से बनती है। तो यहाँ पर जो आप प्रश्न देख सकते हैं 3 नंबर का प्रश्न था, ज़्यादा बड़े में इसका आंसर हमें देना नहीं था, जितना पूछा गया उतने का ही आंसर दीजिए, जैसा कि मैंने दिया हुआ, जैसा कि आप देख सकते हैं इसी तरीके से दिया हुआ है। कॉपी वाला वीडियो नहीं देखा है प्यारे विद्यार्थी तो आप लोग जाकर वो वीडियो पूरा जरूर चेकआउट कीजिएगा, उससे आपको क्या है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, जैसा कि मैं हर एक विद्यार्थी को यही बताता हूँ। 14 नंबर प्रश्न देखिए, दलित से आप क्या समझते हैं, दलित से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर देखिए क्या है, ये देखिए दलित भूतपूर्ण अस्पृश्य समुदाय और क्या है नेताओं द्वारा गढ़ा गया शब्द है, जो इन सभी समूहों को उल्लेख करने के लिए क्या है अब आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया है। दलित शब्द का अर्थ है दबाकर क्या है रखा गया, और ये उत्पीड़ित लोगों का क्या है घोतक है। दलित शब्द जैसे नाम से ही पता चलता है कि भैया यहाँ पर क्या है अस्पृश्य समुदाय और नेताओं को गढ़ा गया शब्द, जो कि इन सभी समूहों का उल्लेख करने के लिए क्या है आमतौर पर स्वीकार कर लिया गया है। दलित शब्द अर्थ क्या है दबा कर रखा गया, समझ में आ गया। तो जो चौथा प्रश्न था इसका भी आंसर दे दिया है, सारे का आंसर आपको क्या क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन भी उसी से लिया गया है, जाकर आप ढूंढेंगे आराम से प्यार से तो मिल जाएगा इसका आंसर। 15 नंबर देखिए, क्षेत्रवाद के किन्हीं 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। क्षेत्रवाद के किन्हीं 2 समस्याओं को क्या करना है आपको उल्लेख करना है। आंसर देखिए, आंसर के साथ में हम बात करेंगे, फालतू कुछ नहीं बात करेंगे। तो क्षेत्रवाद की 2 समस्याएं निम्न प्रकार से, यानी कुछ इस प्रकार से ये 2 समस्याएं हैं। सबसे पहला देखिए क्या है, बार बार नए राज्यों का गठन से देश की क्या है एक रूपता एवं अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी बार बार जो नए राज्य गठित होते हैं उस पर क्या है देश का एक प्रकार से अलग सीएम बनाना, अलग सारी चीज़ें करना, तो उसके क्या अखंडता, यानी जो देश का अखंडता होता है एक प्रकार से जो मिलजुल कर रहते हैं उस पर क्या नकारात्मक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा क्या है सबसे पहला समस्या होगा। दूसरा देखिए क्या है, क्षेत्रवाद के परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। जो अनेक क्षेत्रीय दल है इसके दलों का क्या उदय हुआ, क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा क्षेत्रीय विकास को ही प्राथमिकता देते नजर आते हैं। तो ये आपका क्षेत्रवाद की किन्हीं 2 समस्याएं हैं। वीडियो को आप रोक कर भी इसको समझ सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो को रोक कर भी आप सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, तैयार करना है तो तैयार कर लीजिए। 16 नंबर देखिए, उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं 2 परिवर्तन को बताइए। जो उपनिवेशवाद है इनके कारण जो भारतीय समाज में 2 परिवर्तन आए इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका आंसर देखिए स्टूडेंट, ऐसा आपको पूरी यूट्यूब पर मैं गारंटी लेता हूँ कहीं नहीं बताएगा। चैनल को अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम 2 लोगों के पास आप वीडियो जरूर शेयर कीजिए, जो भी आपके हैं भाई बहन रिलेटिव जो भी है शेयर कर दीजिए। उससे आपको मतलब नहीं है कि वो देखे या ना देखे, बस आप शेयर जरूर कर लीजिएगा। समझ में आ गया। टीचर आप लोग हमें मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, टीचर मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, गुरु मानते हैं, भाई बहन कुछ भी मानते हैं, दोस्त मानते हैं, तो एक प्रकार से आप ये वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। और वो देखे या ना देखे इससे मतलब नहीं है, शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हमारा भी कुछ हेल्प हो। और इसको लिखने में लिटरली मैं बता रहा हूँ 2 दिन लगे हैं। रिसर्च करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और आपके लिए नए नए मॉडल पेपर को लाना ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो उपनिवेशवाद के दो कारण जो है ये कुछ इस प्रकार से। सबसे पहला देखिए, उपनिवेशवाद के फलस्वरूप संचार एवं परिवहन
क्या संचार एवं परिवहन के साधनों के विकास तथा प्रशासनिक एकरूपता के कारण एकीकरण एवं राष्ट्रवाद की भावना के विकास को बढ़ावा मिला। राष्ट्रवाद की क्या है, भावना के विकास को बढ़ावा मिला। दूसरा है उपनिवेशवाद के पश्चात शिक्षा एवं चिंतन का प्रचार प्रसार हुआ, जिससे क्या है तार्किकता एवं मानवतावादी दृष्टिकोण का क्या है उदय हुआ। इसके आधार पर परंपरागत रूढ़ियों, धार्मिक एवं जातीय कुरीतियों में क्या है सुधार हुआ। जातीय एवं कुरीतियों में क्या है एक प्रकार से सुधार हुआ। तो ये जो आपका प्रश्न पूछा गया था, उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं दो परिवर्तन, वो दो परिवर्तन ये है। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सामाजिक संरचना का अर्थ है। सामाजिक संरचना का क्या अर्थ है बाबू, इसके बारे में बताना है। ये भी आपका 3 नंबर का प्रश्न है। आंसर देखिए समाज शास्त्रियों के अनुसार सामाजिक संरचना का अर्थ लोगों के संबंधों की क्या है, लोगों के संबंधों की वो सतत व्यवस्था है जिसे सामाजिक रूप से स्थापित प्रारूप अथवा व्यवहार के प्रतिमान के रूप में क्या सामाजिक संस्थाओं और संस्कृति के द्वारा परिभाषित और नियंत्रित किया जाता है। परिभाषित और क्या है नियंत्रित किया जाता है। ये सामाजिक संरचना का अर्थ है। यहाँ पर देख सकते हैं, समझ में आ गया। ये इस तरह से इसका आंसर देना है 7वें प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए हमारा 18 नंबर, जिसको हम 8 नंबर भी प्रश्न कह सकते हैं, अति लघु उत्तरीय का है। संविधान से आप क्या समझते हैं। सोशियोलॉजी के आप स्टूडेंट हैं, संविधान के बारे में आपको नहीं पता है, 11th में आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आज जान लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VVI भी कहना गलत नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसका काम 3 नंबर वाला है, 3 नंबर जरूर देकर जाएगा आपको। देखिए भारतीय संविधान भारत का मूल क्या है मानदंड है। भारतीय जो संविधान है भारत का मूल मानदंड है। अन्य सभी कानून संविधान द्वारा नियत कार्य प्रणाली है। जो नियत क्या है कार्य प्रणाली के अंतर्गत बनते हैं। ये कानून संविधान द्वारा, ये जो कानून है संविधान द्वारा निश्चित अधिकारियों द्वारा बनाए एवं लागू किए जाते हैं। कोई विवाद होने पर संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त न्यायालयों, जो आपका अधिकार है न्यायालयों के संस्तरण द्वारा कानून की व्याख्या होती है। तो ये संविधान होता है। संविधान का परिभाषा बहुत बड़ा है लेकिन इसको शॉर्ट करके हमें इस तरह से हमने लिखा है जिससे आपको 3 नंबर एग्जामिनर दे देगा। इतना ही आपको लिखना है। देख लीजिए, वीडियो को रोक कर भी इसके स्क्रीनशॉट भी आप लिख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं। कहीं भी हम नहीं जा रहे ना आप जा रहे हैं, समझना जरूरी है। समझ लेंगे तो आप अपने शब्दों में भी इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर, भारत सरकार द्वारा संचालित 3 कार्यक्रमों का नाम बताइए जो किसानों की आर्थिक स्थिति में क्या सुधार सहायक होंगे। ये देखिए प्रधानमंत्री फसल योजना ग्राम उदय से भारत उदय तक नेशनल अर्बन मिशन, जिसको ब्रैकेट में देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण नगरीय मिशन ब्रैकेट बंद, किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों ने पूरे देश में क्या है किसानों के लिए एकीकृत सहायता के मार्ग खोले हैं। एकीकृत जो सहायता के क्या है मार्ग खोले हैं। तो भारत सरकार द्वारा संचालित किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार है। यहाँ पर देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं बता रहा हूँ। इसी बात पर वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ऐसा यूट्यूब पर मैं बार बार बता रहा हूँ नहीं बताएगा। और आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आपका इंग्लिश की तैयारी नहीं होगी, बाकी आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी इस चैनल पर पूर्ण रूप से कराई जा रही है। जोरों शोरों से सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर रही है, चल रही है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो हमारी नई वीडियो है ये आप तक सबसे पहले पहुँचे और इसको आप मिस ना करें। 20 नंबर प्रश्न है, संगठित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। जो संगठित क्षेत्र है इसको क्या करना है परिभाषित करना है। 3 नंबर का प्रश्न है। आंसर देखिए अर्थशास्त्रीय एवं अन्यों में संगठित क्षेत्र को परिभाषित करने में मतभेद है। संगठित क्षेत्र की इकाई
10 और अधिक क्या है, 10 और अधिक लोगों के पूरे वर्ष रोजगार, जो लोगों के क्या है पूरे वर्ष रोजगार में रोजगार में क्या है रहने में इस क्षेत्र का, रहने के, यहाँ पर देखिए के होना चाहिए, रहने के इस क्षेत्र में गठन होता है। सरकारी तौर पर इनका पंजीकरण होना चाहिए ताकि कर्मचारियों को उपयुक्त वेतन या मजदूरी, पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलना सुनिश्चित हो सके। तो ये संगठित क्षेत्र को परिभाषित किया गया है। देखिए सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके ग्रामीण इलाकों के बारे में जो पूरा चल रहा है, ग्रामीण इलाकों के बारे में यही सब सारी चीज़ें पता चलेंगी। और उसमें क्या है जो आप क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, यानी क्वेश्चन का आंसर जब आप समझ जाते हैं तो अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। एग्जामिनर को आप बता सकते हैं कि हमारे हिसाब से किताबी भाषा से है, तो वो समझेगा और उसका आंसर आपको देगा। तो यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं हमने 10 प्रश्न का आंसर दे दिया है, जो कि आपको पूरी यूट्यूब पर हालांकि नहीं मिलेगा। मैं बार बार यूट्यूब पर बता रहा हूँ कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इस चैनल पर आपको मिलेगा सारी चीज़ें। समझ में आ गया, बुरा मत मानिएगा आप लोग। उसके बाद में देखिए हमारा आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न आ चुका है जो कि 6 नंबर का एक प्रश्न होता है। और ये खासकर आपके क्या है इसमें पूछा जाता है कि लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया जिसको हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। 6 नंबर का एक प्रश्न पूछा था, 6 प्रश्न ये भी पूछा था, तो छकाऊ 36 नंबर इसमें मिल जाता है। सबसे पहला 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि वर्ग और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। वर्ग क्या है भैया, जाति का, इसके बारे में अंतर आपको यानी डिफरेंस बताना है। तो यानी जो चैप्टर का नाम है, किस चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। शुरुआती चैप्टर आपका 3 है, इससे लिया गया प्रश्न है वर्ग और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। 22 नंबर प्रश्न है नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। 6 नंबर का प्रश्न है नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको बताना है। तो भैया चैप्टर 5 का है, चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, मैं आपको चैप्टर का नाम भी बता देता हूँ जिससे आपको ईजी होगा क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने में। क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, चाहे जो भी क्वेश्चन बैंक आपने ले लिया है, नो मैटर, बस आपको क्वेश्चंस को ढूंढना है। चैप्टर का आप नाम पता है, देखिए तो जो आपका 22 नंबर प्रश्न है इसका चैप्टर का नाम है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप नारी आंदोलन के समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 23 नंबर प्रश्न हरित क्रांति को अर्थ समझाते हुए कृषक समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का क्या है उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का प्रश्न है। इसके चैप्टर का नाम है आपका क्या, ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन। सेक्शन बी का आपका चैप्टर 4, सेक्शन बी यानी खंड खा का चैप्टर 4 तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको चैप्टर का नाम बता दे रहा हूँ जिससे आपको इजी होगा। और मैं इस वीडियो में क्या है लघु और विस्तृत का क्वेश्चन का आंसर मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसका वीडियो आपको क्या है 5 से 6 घंटे का वीडियो बना देगा। इसका आंसर मैं देने बैठा और मैं आपको चैप्टर का नाम बता देता हूँ, आप इजीली क्या है इसका आंसर आप ढूंढ सकते हैं और तैयार कर सकते हैं और आप क्या बोर भी नहीं होंगे वीडियो देखकर। 24 नंबर देखिए क्या है भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। जो भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव है इसका मूल्यांकन आपको करना है। तो जो आपका ये प्रश्न है पूछा गया है ये भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना चैप्टर 2 से पूछा गया है। 25 नंबर प्रश्न है जातिवाद क्या है, जातिवाद को नियंत्रित करने के लिए सुझाव दीजिए। तो ये आपका जो चैप्टर क्या है 3 है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, इससे लिया गया चैप्टर है यानी क्वेश्चन है। 26 नंबर है अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं की व्याख्या कीजिए। तो ये आपका चैप्टर जो आपका 5 है सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार का स्वरूप, इससे लिया गया है। तो 6 प्रश्न था, हमने बता दिया इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, किस चैप्टर मिलेगा, तो जाकर तैयार कर लीजिए। और इस वीडियो में बताए गए जितने भी प्रश्न हैं इसको छोड़िएगा मत स्टूडेंट, आप लोग तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो। अब देखिए हमारा आ चुका है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। क्या आ चुका है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है जो कि आपका 3 प्रश्न होगा, 3 प्रश्न होगा। 8 नंबर का आपका 3 प्रश्न होगा जिससे क्या 8 का 16 24 नंबर आपका मिल जाएगा। 27 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है, क्या धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है, भारतीय समाज में इसकी महत्व की व्याख्या कीजिए। जो भारतीय समाज है इसके महत्व की आपको क्या है व्याख्या करना है। अथवा लगकर बाबू प्रश्न पूछा गया है, आप ऊपर वाला कर लीजिए, नहीं तो भारत में दहेज प्रथा का क्या कारण एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। ये वाला भी आप कर लीजिए, दोनों में से जो आपको आता है उसको कर लीजिए। हालांकि ये आपको दोनों तैयार करना पड़ेगा, कौन सा आ जाए किसी को नहीं पता है। अब यही नहीं कि भैया बार बार यही आएगा दहेज वाला, ऊपर के स्थान पर कोई दूसरा क्वेश्चन होगा, नीचे पर यही होगा, या आप मान लीजिए कि नीचे वाला चेंज हो जाए ऊपर वाला वही रहे, तो सबको आप तैयार करना है। 28 नंबर प्रश्न है पर्यावरण आंदोलन से
या पर्यावरण आंदोलन के क्या कारण है इसके बारे में बताइए, इसका विवेचना करना है। अथवा लगा है बाबू, चाहे आप ये वाला कर लीजिए ऊपर वाला, या आप जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई नीतियां जो है इसके बारे में आप बता लीजिए। मिलना 8 नंबर आपको तय है। फिर 29 नंबर प्रश्न है, राष्ट्र को परिभाषित करना क्यों कठिन है आधुनिक समाज में। आधुनिक समाज में जो राष्ट्र है, राष्ट्र और राज्य कैसे क्या है बंधित है इसके बारे में बताइए, ये भी आपका 8 नंबर प्रश्न है। अथवा इसमें भी लगा है माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कर दीजिए। समझ में आ गया। तो ये जो 6 प्रश्न हमने बताए विस्तृत उत्तरीय में, सारे को आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तैयार कर लेंगे तो आपका 24 नंबर रखा रहेगा। एक प्रकार से आप रखे हैं, तैयार की हैं। शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आप बहुत बड़ी क्या है जानकारी मिस कर रहे हैं। इस चैनल पर हमने क्या तैयारी करा रहा हूँ सोशियोलॉजी के अच्छे से। सोशियोलॉजी जो आपका जियोग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगी जो भी आर्ट से रिलेटेड स्टूडेंट है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आई होप कि आज का ये जो सोशियोलॉजी का वीडियो है पूरा आपको समझ में आया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आपका जो 7 मार्च को पेपर आने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।